धन्यवाद आज तेलंगाना सरकार का है कि जो लड़ाई पिछले 13 महीने से हमने दिल्ली में लड़ी, आज उस लड़ाई को साक्षात होते हम देख रहे हैं कि कोई स्टेट की सरकार आज किसान के इशू पे दिल्ली में इस देश के किसान के साथ में आई। और इशू कोई और नहीं है, इशू है फसलों के दाम के सवाल पे। जो 13 महीने भारत सरकार को बात बताई कि हमारे फसलों के दाम चाहिए, हमको एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। पूरे देश में जो 23 फसलें हैं, जो दूसरी और फसलें भी हैं, उन पे भी एमएसपी चाहिए। किसान को लाभकारी मूल्य चाहिए। लेकिन जो भारत सरकार है 13 महीने के आंदोलन में भी उसकी समझ में नहीं आई। ये कई मुख्यमंत्री अभी आए जिन्होंने किसान के इशू पे बातचीत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गए तो उन्होंने सिफारिश करी कि जब आपकी भारत सरकार से बातचीत हो तो हमारी फाइल रुकी हुई है, उस फाइल की भी बात करना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बात हुई कि फसलों के दाम नहीं मिल रहे, हमारे स्टेट में फसलों की खरीद नहीं होती, आप आंदोलन की शुरुआत करो। ममता बनर्जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि फसलों की खरीद नहीं होती, आप बातचीत करो। देश में हो क्या रहा है? मतलब किसान ऐसे ही मरता रहेगा? किसान आंदोलन करेगा तो उसके खिलाफ पर्चे दर्ज होंगे। किसान अगर आंदोलन की बात करेगा तो उसको ईडी और उसके जो भी उसके चमका आएंगे, कोई अधिकारी आएगा तो उसके खिलाफ पर्चे दर्ज होंगे। क्या हालात यह होगी कि देश में अगर किसान की, मजदूर की, गांव की, आदिवासी की बात करना कोई इस देश में गुनाह हो गया? क्या इसकी कंप्लेंट कहीं यूएनओ में करें? लेकिन यह देश का किसान कमजोर नहीं है, ना था और ना है। यह देश का किसान लड़ेगा। जो उसकी लड़ाई है, जो उसके हक हुकूक है, उसके लिए लड़ेगा। फसलों के दाम चाहिए, गारंटी कानून, एमएसपी गारंटी कानून। जब एमएसपी की बात करते हैं तो कहते हैं जी एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, कि स्टेट वाले खरीद करेंगे। स्टेट वाले जब 500 रुपया ज्यादा देते हैं तो उनकी खरीद बंद करते हैं। यह अन्याय है किसान के साथ में। और एक और बड़े आंदोलन की देश में जरूरत है। आज हमको प्रेस वाले जैसे ही हमसे बाहर जाएंगे तो प्रेस के लोग कहेंगे जी आप तो पॉलिटिकल मंच पाए। लेकिन यहां कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। जो देश में किसान की बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। यहां के आज जो मुख्यमंत्री हैं वे कोई पॉलिटिकल नहीं है, वे किसान हैं, वे राजतू हैं। यहां के जितने भी मिनिस्टरी बट्टे हैं वे सारे किसान हैं। धान उनके सामने पड़ा हुआ है। जो पेड़ी है वो उसको लेकर आए हैं। ये कोई वोट मांगने नहीं आए यहां पे, ये मांगने आए, अपनी फसलों के दाम मांगने आए हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसे मुख्यमंत्री का। हम स्वागत करेंगे, उसके मंच पे हम बार बार जाएंगे। जो मुख्यमंत्री किसान के इशू पे अपने स्टेट की पॉलिसी के लिए दिल्ली में लड़ेगा, भारतीय किसान यूनियन और एसकेएम उसका हमेशा साथ देगी। अभी बहुत से इशू आएंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल आएगा, उसमें पता है आपको क्या है? अगर कोई किसान 2 पशु अपने पास में रख रहा है तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये बिजली अमेंडमेंट बिल में है। क्या कोई किसान जिंदा रह जाएगा? इशू यह है कि भारत सरकार की पॉलिसी एग्रीकल्चर से अलग हो रही है। ये देश के किसानों की जमीन को बेचना चाहते हैं। आप देखोगे कि किस तरह की पॉलिसी है। हम तो दिल्ली से, यहां से 130 किलोमीटर दूर दिल्ली के किसान आंदोलन करते हैं। दिल्ली को चारों तरफ से घेर के आंदोलन करते हैं। कहते हैं जी लोग कम आए, साउथ से लोग नहीं आए जी, आपके बिहार से लोग नहीं आए जी दिल्ली में। मतलब आने नहीं दिया किसी को।
जो सरपंच होता था गांव का, उसकी जिम्मेदारी थी कि आपके गांव से अगर कोई आदमी जाएगा तो उसका नाम बताना पड़ेगा थाने में। मतलब थानेदार चौकीदारी करता था कि दिल्ली के आंदोलन में कोई जा रहे हैं क्या, यह हालात थी। लेकिन उसके बाद में भी आए और अभी हालात और खराब होंगे। आपके यहां पर तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अभी 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर दिया, पूरा गाड़ियां बंद कर दी। क्या कोई किसान ऐसा है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर, पंपिंग सेट जो अपने खेत में पानी देता है डीजल से, क्या वो जिंदा रह सकता है? क्या 10 साल में किसान ट्रैक्टर बदल सकता है? क्या कोई गाड़ियां बदल सकता है 10 साल में? लेकिन अभी पॉलिसी आई कि 10 साल पुराना डीजल से चलने वाला वाहन यहां पे नहीं चलेगा। उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। और जो दिल्ली में पिछले 26 तारीख को जो ट्रैक्टर आए थे, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आए थे, वो वही 10 साल पुराने ट्रैक्टर थे जो दिल्ली की सड़कों पर आए। हमने उनको कहा, उन्होंने कहा जी ये ट्रैक्टर जो 10 साल पुराना है ये खेत में नहीं चलेगा। अब हमने कहा कि ये ट्रैक्टर खेत में भी चलेगा और ये दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर भी चलेगा। तो देश का किसान 4 लाख ट्रैक्टर देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर लेकर आया, जिसमें यह बताया गया कि उन्होंने लाल किले पे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। हमने करीब 5-6 लाख राष्ट्रीय ध्वज उन ट्रैक्टर पर लगाए, पूरी दिल्ली में चलाए। लेकिन एक बदनाम और साजिश करने का एक आरोप लगाया, वो बेबुनियाद था। उसका जवाब दिया देश के जनता ने। और जब भी संयुक्त मोर्चा कोई आह्वान करता था तो पूरे देश का किसान सड़कों पर आता था। वो ट्रैक्टर के माध्यम से आओ, वो पैदल आओ, वो रेल के सामने आओ, वो सड़क पे आओ, उस आंदोलन में पूरे देश के किसानों की भागीदारी थी। और हम आज भी कह रहे हैं, अगर किसान और मजदूर आदिवासी को जिंदा रहना है तो एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमने कहा कि जितने भी विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, आप अपनी मीटिंग करो पहले दिल्ली में। आपको क्या करना है, आपकी भूमिका क्या रहेगी? हम किसान तो लड़ते रहेंगे साहब, लेकिन आपकी भूमिका क्या रहेगी? अगर आप नहीं लड़ोगे तो हम तो लड़ाई और आंदोलन करके अपना बचा ले जाएंगे, लेकिन आपकी कुर्सियों का क्या रहेगा? अगला टारगेट तो एक का की स्टेट रहेगा आपका। जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ, देश में अब कोई चुनाव नहीं है, देश में कोई इलेक्शन और कोर्ट कचहरी नहीं है। अब भूल जाओ उन सबको। 2-2 साल तक देश में फैसले होंगे, उसके बाद में सबको राज्यसभा चाहती है। क्या हो रहा है देश में? लेकिन हम तो सम्मान करते हैं, हम तो कोर्ट का भी सम्मान करते हैं और राज्यसभा का भी सम्मान करते हैं। ये किसान तो आंदोलनकारी हैं, इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, उसको पुकारते रहो। हम तो आंदोलन करते रहेंगे। हमको आंदोलन जीवी कहो, हमको खालिस्तानी कहो, हमको पाकिस्तानी कहो, हमको अफगानिस्तानी कहो, हमको गुंडे और मवाली कहो, कुछ ही कहते रहो। हमको तो फसलों के दाम चाहिए। ये आंदोलन जारी रहेगा। एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है, वो बड़ा आंदोलन फिर देश में होगा। लेकिन उम्मीद ये है कि अब की बार जो सत्ताधारी लोग हैं, उनका मुकाबला करने के लिए दूसरे लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। आप भी अपना एक गठबंधन बना लो, जो खासकर के विपक्ष के लोग हैं, अपना भी एक गठबंधन बना लो। हालात ये हैं आज भी विपक्ष की कि जैसे समुद्र के बीच में पानी के जहाज में सब लोग सवार हैं और वो तूफानों में फंसा हुआ है, लेकिन लड़ाई वहां पे ये हो रही कि इस जहाज का कैप्टन कौन है। कैप्टन तो जब बचोगे जब बाहर किनारे लग जाओगे। अभी तो समुद्र के बीच में है सारे के सारे। सब इकट्ठे हो जाओ, सारे ही कैप्टन हो। बाहर आ जाओगे तो सभी कैप्टन हो, नहीं तो अंदर तो सब डूबने की कगार पे हैं। लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको भी। सब इकट्ठे हो गए, लड़ाई लड़ो। हमारी जरूरत होगी तो हमको भी बुलवा लेना। लेकिन हम ये है कि जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, हम आएंगे, तेलंगाना में भी आएंगे। वही है मुख्यमंत्री जी से बात। उन्होंने कहा कि हम भी किसान हैं और हम आपकी लड़ाई के साथ में हैं।
तो मैं धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने किसान अपने आप को किसान बताया मुख्यमंत्री रहते हुए, तो हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आप अपनी सरकारों की लड़ाई लड़ो और किसानों की लड़ाई हमारे पर छोड़ दो। हम वो लड़ाई लड़ेंगे और पूरे देश भर के किसानों को इकट्ठा करेंगे और एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में लागू हो। एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होगी, किसानों का हक में क्या होगा, देश में जो बेरोजगारी है उसका क्या होगा, महंगाई पे क्या हाल होगा। आज क्या हाल हो रहा है, पेट्रोल के डीजल के इसके क्या रेट हैं, गैस के सिलेंडर का क्या हाल है, महंगाई, एजुकेशन के इसके क्या हाल है, मेडिकल फैसिलिटीज का क्या हो रहा है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ एक बात का है कि हिंदू मुस्लिम करवाओ, लोगों को फाड़ो, इनमें लड़ाइयां करवाओ। सरकार तो ऐसी नहीं होती थी कि झगड़ा करवावे, लेकिन आज चल यही रहा है कि झगड़ा करवाओ वोट लो, झगड़ा करवाओ वोट लो। इससे नहीं काम चलेगा। काम चलेगा फसलों के दाम से, एमएसपी गारंटी कानून से। जो एक समझौता हुआ था हमारा दिल्ली में, उस समझौते में यह था कि एमएसपी गारंटी कानून पे एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी के लिए हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अपने 2-3 लोगों के नाम दे दो। हमने उनको चिट्ठी लिखी कि इसका रेफरेंस बताओ, पूरा कमेटी में कितने लोग होंगे, इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका कार्यकाल कितने समय का होगा, इसको क्या पावर होगी। चिट्ठी का जवाब देने से मना कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। आज इतने दूर करीब 2000 किलोमीटर तेलंगाना राज्य के पूरे ही विधायक, पूरे ही मंत्री और किसान बंधु जो संगठन है उसके सारे ही प्रतिनिधि इतने कड़ी धूप में दिल्ली क्यों आए हैं, क्यों आना पड़ा, क्या मजबूरी थी। जैसा हमारे बालकृष्ण अभी गा रहे थे, क्या पाप किया तेलंगाना के किसानों ने। धान उगाना ही पाप था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन किसानों से नहीं। भारत का इतिहास बताता है, जहां भी कष्ट पाकर किसानों के आंखों से पानी निकले, वहां की सरकार जरूर सत्ता से बाहर निकले। नरेंद्र मोदी जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन किसानों से नहीं। भारत का इतिहास बताता है, जहां भी कष्ट पाकर किसानों के आंखों से पानी निकले, वहां की सरकार जरूर सत्ता से बाहर निकले। आप और आपके मंत्री दूसरे मंत्रियों के साथ, राज्यों के मंत्रियों के साथ, किसानों के साथ एक अपमानित रूप से व्यवहार करे, ये बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। जब हमारे निरंजन रेड्डी जी, हमारे कृषि मंत्री और उनके साथ कुछ मंत्री दिल्ली में आए थे, तेलंगाना किसानों को मांग लेके, यहां के आपके मंत्री पीयूष गोयल साहब का जो व्यवहार था, बहुत ही बुरा था, बहुत ही अपमानित था। बेहतरीन चावल उगा के देश को अन्न देने वाले अन्नदाताओं को इस पीयूष गोयल जी ने कहा, भाई किनकी खिलाओ, किनकी खिला, किनकी यानी के टूटा हुआ राइस के टुकड़े, बेहतरीन राइस उगा के देश को अन्नदान देने वाले किसानों को से कहा गया कि आप किनकी खाओ, तेलंगाना जनता को आदत डालो कि टूटा हुआ राइस खाओ। यह है मर्यादा। भारत सरकार का यही नीति है। जो भी एक न्यायिक मांग लेके आए, धर्म का मांग लेके आए, उसके साथ ये व्यवहार हो, ऐसा हो।
वो मंत्री पीयूष गोयल नहीं है, पीयूष गोलमाल है। वो समझता क्या है मुझे समझ में नहीं आता, उल्टा सुल्टा बोलने लगता है। देश के कोने कोने के बारे में उनको क्या नॉलेज है, क्या बात मालूम है, हमें समझ में नहीं आता। हमारा तेलंगाना राज्य का एक अलग किस्सा है। हम अपने अलग राज्य थे, जबरदस्ती जबकि दिल्ली सरकार ने हमको आंध्र प्रदेश में मिला दिया। आंध्र प्रदेश में मिलने के बाद कई दुख हमें झेलने पड़े। जो प्रोजेक्ट हमारे लिए बनने थे वो बंद कर दिए गए, जो हमारे लिए शुरू किए गए थे कई दशकों तक उसको पेंडिंग रखा गया। किसान को ना नहर से बांध से पानी मिला, मजबूरन जमीन का पानी को ढूंढना पड़ा। आप हैरत करेंगे राकेश टिकायत जी, शायद ही तेलंगाना के मुकाबले में सारे देश में कहीं भी इतने बोरवेल नहीं होंगे। तेलंगाना राज्य में ही सिर्फ तेलंगाना राज्य में आज 30 लाख बोरवेल चलते हैं, 30 लाख। वहां के किसानों ने अपने खून पसीने की कीमत से 50,000 करोड़ के ऊपर खर्च करके इन 30,000 बोरों का खुदवाई की, लाइनों के लिए, करंट लाइन के लिए पैसा भर्ती किया, अपने आप में मोटर खरीदा और उससे धान उगाने का काम किया कईयों दशक, आंखों में पानी लेते हुए। यह हमारी दुख भरी कहानी थी। सारी व्यवस्था जो माइनर इरिगेशन का व्यवस्था था, जो हमारे महान काकतीय राजाओं ने दिया था, आंध्र प्रदेश सरकार ने उसको नजरअंदाज किया, उसको बर्बाद किया। आज हम देखते हैं सारे देश में जंग। प्रधानमंत्री के खुद के गुजरात राज्य में भी किसान उमड़ पड़े हैं रोडों पे करंट का मांग करते हुए। सारे हिंदुस्तान परेशान है। लेकिन मैं फख्र से कह सकता हूं एक ही तेलंगाना राज्य है जहां हर किसी को 24 घंटा उत्तम दर्जे का पावर दिया जाता है। और खास तौर पर आपने अपने भाषण में जो कहा, किसानों के लिए 24 घंटा मुफ्त करंट देने वाला एक ही एक राज्य है हिंदुस्तान में, तेलंगाना राज्य। हमारे तालाबें भर गई, बिजली सही हुई, 30 लाख बोर काम करने लगे, हमारे पैदावारी लाजमी है बढ़ेगी। और पीयूष गोलमाल कहते हैं भाई क्या चमत्कार किया तेलंगाना ने। हां किया जी, चमत्कार ही किया। अगर आप नहीं समझेंगे हम क्या करेंगे। जब हमारे पार्लियामेंट के नेता माननीय केशवराव जी राज्यसभा में सवाल उठाए, वो तो उनको ना समझ करार दे रहे थे। मैं पूछ रहा हूं पीयूष गोयल जी, ना समझ कौन है? हमारे केशवराव जी है, ये आप खुद में ना समझ है। कौन ना समझ है? ऐसे बातें, इतने अहंकार कहां से आए आपको? क्यों ऐसी बातें करते हैं? हां चमत्कार हुआ जी। मैं कहता हूं एक मुख्यमंत्री होने के नाते 2014 और 2022 का तुलना करके देखे, तेलंगाना में सिंचाई, तेलंगाना के कृषि क्षेत्र में 1 करोड़ की बढ़ोतरी आई, 1 करोड़ एकड़ की बढ़ोतरी आई। देश के प्रधानमंत्री सच्चे, अच्छे, ईमानदार, प्रजा प्रेमी प्रधानमंत्री होते, ये तेलंगाना किसानों ने जो काम किया है ये सराहनीय काम है, प्रशंसनीय काम है। प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य यह बनता है कि इसको सराहना चाहिए। उल्टा आप हमारे अपमान कर रहे, हमको दोषी ठहरा रहे। धान उगाना ही दोष है, इस देश को अन्न देना ही देश है, दोष है? क्या बात देश है? जैसा अभी हमारे भाई राकेश टिकायत जी कह रहे थे, देश में किसानों के एक महासंग्राम शुरू होगा। मैं उनका वचनों का स्वागत करता हूं।
पूरी तेलंगाना के जनता और किसान डटकर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। टिकायत जी, जो महासंग्राम शुरू होने हैं, मैं आप लोगों का तारीफ करता हूं, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। केंद्र सरकार कितना आपको अपमानित किया हम देखते रहे, आश्चर्य व्यक्त करते रहे। आपको केंद्र सरकार ने खालिस्तानी कहा, उग्रवादी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, कितने मुश्किल खड़ा कर दिए, कितने पुलिस तैनात किए, लेकिन अटल तरीके से आप लोगों ने देश के किसानों के प्रति उनके मांगों को लेकर के 13 महीने लगातार जिस प्रकार का आंदोलन किया, शायद पूरी दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ। आपने ये हालत कर दी भारत सरकार का कि प्रधानमंत्री को खुद आके आपसे माफी मांगनी पड़ी, देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ी। हमारे प्रधानमंत्री तो माफी के सौदागर है, जब कभी चुनाव आता है वो माफी मांग लेते हैं। कुछ समय पहले कुछ अन्य लोगों से भी वो माफी मांगे थे, हो सकता है बाद में भी फिर माफी मांगेंगे, यही लगता है। मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, तेलंगाना चाहता है, तेलंगाना अनुरोध करता है, डिमांड करता है, इस देश के किसान भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांग रहे हैं। इस देश के किसान मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। फिर एक बार मैं प्रधानमंत्री से कहता हूं, आप एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी का रचना कीजिए, हम भी उसमें योगदान देंगे। आप अगर नहीं करेंगे, ये बात आपकी बस की नहीं है, आगे चल के आपको हटा देके जो नई सरकार आएगा उसके तहत नई एग्रीकल्चर पॉलिसी, जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ इंडिया होगा, उसको हम लागू करेंगे। तेलंगाना जब लड़ने के लिए निकलता है, अंतिम विजय प्राप्त करने तक रुकता नहीं। राकेश जी, एक अजीब बात है, वो हमारे किसान धान उगाए, खरीदो बोले तो ये उल्टा पलटा बोलते हैं। बड़ा चमत्कार, इन्होंने कहा जी क्रॉप बदल दो। हमने किसानों को कहा भाई क्रॉप बदल दो। क्रॉप बदलाव की बात हमारे कृषि मंत्री कह रहे थे, सारे एमएलए कह रहे थे, सारे मंत्री कह रहे थे, गांव गांव में हमारे सरपंच भी कह रहे थे भैया क्रॉप बदलना चाहिए। लेकिन इन्हीं के 2 आदमी, एक आदमी है केंद्र कैबिनेट में मंत्री किशन रेड्डी जी, दूसरे इनके पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तेलंगाना राज्य के, कह रहे थे कि धान उगाओ, धान उगाओ, हम खरीदेंगे। उनको उचका के बहका के धान उगाने पर कह रहे थे कि उगाओ, हम खरीदेंगे, मुख्यमंत्री की बातों में आने की जरूरत नहीं है, ये उनका कहना था। नरेंद्र मोदी जी को, पीयूष गोयल जी को मैं 2 हाथ जोड़ के प्रणाम करके तेलंगाना किसानों के तरफ से अनुरोध करता हूं, जैसे सारे जगह से धान खरीद रहे हो, तेलंगाना भी धान खरीदो। 24 घंटे हम इंतजार करेंगे, क्या आपसे कोई आदेश आएगा? 24 घंटे के बाद हम फैसला लेंगे, क्या करना है हमें मालूम है, जो करना है हम करेंगे। उसके साथ बस पीछे ही पीछे, आपके पीछे पड़ना है, वहां काम निपटा के अब हम निकल पड़ेंगे देश पे। अब देखिए क्या क्या होता है, बात कहां से कहां तक जाता है, किस प्रकार से ले जाया जाता है। काफी बातें हैं, अगर वो मैं बात करने लगूं तो कहेंगे भाई राजनीति करने आए कि दान का मुद्दा लेके आए। अब हम सिर्फ दान का मुद्दा पे ही बात कर रहे हैं, किसानों का मुद्दा पे ही बात कर रहे हैं। राजनीति की बात मैं वापस दिल्ली आके करूंगा, बहुत कुछ करूंगा। इनके क्या क्या षड्यंत्र है, इनके क्या क्या कथाएं हैं, सारे भांडा इनका फोड़ते हैं।